हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र। इंग्लिश लर्निंग के दूसरे वीडियो में हम मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस की बात करेंगे। बट उससे पहले फर्स्ट वीडियो के टॉपिक यानी सेंटेंस से रिलेटेड एक और जरूरी बात जिसका टेंस में भी काम आएगा, जो टेंस में भी आपको यूजफुल आपके लिए होगा, खासकर टेंस के भीतर बनने वाले अलग अलग सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में। तो अब सेंटेंस के किसी भी एक एग्जाम्पल को देखिए। तो दोस्तों, यहां मैंने एक सेंटेंस का एग्जाम्पल राइट डाउन किया। He has written an email in 10 minutes। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट हैज, ऑक्सिलरी वर्ब written जो कि भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया, एंड ईमेल ऑब्जेक्ट। इस तरह कई वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। बाकी वर्ड्स को मैं अदर वर्ड्स लिखता हूं। बट नाउ बिग क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दीज थिंग्स लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जो ये सब जानते हैं उनके लिए ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन मुझे तो सबके अकॉर्डिंग बात करनी है, इसलिए मैं इस बेसिक को भी डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो अब किसी भी सेंटेंस में ये सब आइडेंटिफाई करने का सीधा फॉर्मूला समझिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब को पहचानेंगे, उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। और वर्ब को पहचानने के लिए हम सेंटेंस में देखेंगे कि एक्शन वर्ड क्या है, मतलब जो मेन वर्क हो रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए, पहचानना बहुत ही आसान है। एक्शन वर्ड राइट है, राइट यानी लिखना, जो यहां वी राइट का थर्ड फॉर्म रिटन लिखा हुआ है। राइट यहां मेन प्रिंसिपल वर्ब है। अब वर्ब के बाद सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका भी वेरी इजी वाला ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट यू हैव टू आस्क ए क्वेश्चन विद वर्ब यूजिंग हु। मतलब आप हु यूज करके वर्ब से सवाल करेंगे। जैसे इस सेंटेंस में सवाल बनेगा हु रिटन, यानी किसने मेल को लिखा। इसका जवाब आपको फौरन मिल जाएगा ही। तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इसी तरह टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट यू हैव टू आस्क क्वेश्चन विद वर्ब यूजिंग व्हाट, whom और which। इन तीनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में what यूज करके वर्ब से सवाल करेंगे, तो सवाल होगा what written। फौरन इसका जवाब मिल जाएगा ईमेल, ईमेल लिखा गया। लेकिन एक दूसरे सेंटेंस का भी एग्जांपल देखते हैं। क्या ये फॉर्मूला सब पर लागू होगा? नहीं। अब एक दूसरा सेंटेंस देखिए, अजय हैज बीटन संजय। अब इसमें अगर आप व्हाट के साथ वर्ब से सवाल करोगे तो सवाल बनेगा व्हाट बीटन, और इसका सही जवाब आपको नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई मैंने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट और whom का फॉर्मूला दिया। तो यहां व्हाट के बजाय whom के साथ आप सवाल कीजिए, whom बीटन, तो आपको जवाब फौरन मिल जाएगा संजय। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखिए, सौरभ हैज गिवन मनी टू गौरव। इसमें मनी और गौरव दोनों ऑब्जेक्ट। इसमें व्हाट एंड whom दोनों को एक साथ अप्लाई करने का फॉर्मूला लगाना होगा, तो आपको फौरन जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचानने का यह सबसे इजी और फाइनल फॉर्मूला है जो हर जगह काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और टेंस की बात करते हैं। दोस्तों, मैं जो कुछ भी बताऊंगा और समझाऊंगा उसमें आपसे बात तो हिंदी में ही होगी, ताकि मैं जो कह रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ सके। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई भी डेफिनेशन या एग्जांपल हिंदी में ना लिखूं, क्योंकि हिंदी में डेफिनेशन बताने या कुछ समझाने से क्या होगा कि आप फिर ट्रांसलेट करने वाले मोड में चले जाओगे, जो पहले से होता रहा है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोगों ने सालों तक यही गलती की है। वो गलती क्या है कि पहले माइंड में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर लिखो या बोलो। इस तरह से कोई भी कभी भी अपने मदर टंग के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज कंप्लीटली नहीं सीख सकता। ये तरीका पढ़ने सुनने वक्त तो आपको अच्छा लगेगा, अपना सा लगेगा, क्योंकि वो आपके ही लैंग्वेज में डेफिनेशन भी बता रहा है। जैसे किसी टेंस को ही पहचानना हो तो एक तरीका बताया गया हम लोगों को कि किसी हिंदी सेंटेंस के आखिर में कोई लेटर आ रहा है तो वो इंग्लिश का प्रेजेंट सिंपल होगा या प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। ज्यादातर हम हिंदी भाषी स्टेट्स के लोगों ने शुरुआत में ऐसे ही पढ़ाई की। उसमें सेंटेंस पहचानने के उन तरीकों को रट्टा मारने के लिए कहा जाता है। बट बिलीव मी, उन तरीकों से किसी को कोई फायदा नहीं होता। किसी को हुआ हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई रट्टा नहीं मारना चाहिए। लैंग्वेज को आप रट्टा मारकर नहीं सीख सकते। किसी बात का जो सेंस या भाव है उसे भी इंग्लिश में ही समझें, इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा।
फिर आप इंग्लिश में ही थिंक करोगे और ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपनी लैंग्वेज को भूल जाएं, उसे छोड़ दें। नो, देयर इज नथिंग एज सच। Then all of you need to do is you should separate both language in your mind at the time of speaking or thinking. मतलब आपको हिंदी और इंग्लिश को माइंड में मिक्स नहीं करना है। We have to dissociate both language in our thought process. दोस्तों, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत अहम है, क्योंकि इसके बगैर ग्रामर या स्पीकिंग टेक्निक सीखना सब बेकार है। क्योंकि किसी के दावे से कुछ नहीं होता। YouTube पर तो ऐसे तमाम वीडियो पड़े हैं जिसमें 40 दिन 45 दिन में स्पोकन इंग्लिश सिखाने का वादा है। लेकिन अगर किसी को उससे फायदा हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से मुझे बता सकते हैं। वेल, अब वापस अपने टॉपिक पर लौटते हैं, यानी टेंस की चर्चा। दोस्तों, टेंस इतना जरूरी है कि इसे अगर आप अच्छे से सीख गए तो मान लीजिए कि आप स्पोकन और रिटन के लिए 80 to 90% इंग्लिश सीख चुके हैं। सबसे पहले टेंस को वन लाइन में समझिए। टेंस, अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन मींस मेन वर्ब। तीन तरह के टेंस होते हैं, ये सब आप जानते ही होंगे। टेंस का लंबा चौड़ा परिवार है। इसके नेचुरली जनरेशन में कुल 12 फैमिली मेंबर्स हैं। उनकी बात करने से पहले ऊपर के जनरेशन को ब्रीफ में समझ लीजिए। प्रेजेंट टेंस को देखिए, इसका वन लाइन डेफिनेशन क्या हो सकता है, कैसे समझेंगे? The action in which verb is pointing towards the floor. वर्ब जो है वो फ्लोर की ओर इशारा करके बता रहा है। इसको अगर कोई किसी बच्चे को बताना हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हाथ के का जो हथेली होती है, पाम ऑफ हैंड, इससे इशारा करते हुए इस डायरेक्शन में हम बता सकते हैं। मतलब ये प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें मैंने लिखा है द एक्शन इन विच वर्ब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फ्लोर। ये प्रेजेंट, नाउ, एज ऑफ नाउ। अब आगे बढ़िए, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, द एक्शन इन विच वर्ब इज पॉइंटिंग बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसे? विद द थंब, मतलब आप इस तरीके से किसी को इशारा कर रहे हैं। पास्ट टेंस मतलब जो पीछे गुजर चुका, बीत चुका, पास्ट टेंस। इसके बाद फ्यूचर टेंस को समझिए, जिसका मतलब क्या है? द एक्शन इन विच वर्ब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फ्रंट और फॉरवर्ड। इसको आप इंडेक्स फिंगर की से इशारा कर सकते हैं कि आगे की ओर, फॉरवर्ड। ये बिल्कुल बच्चों को समझाने वाली टेक्निक। अब आइए चलते हैं टेंस के नेचुरली जनरेशन पर, और सबसे पहले टेंस की फैमिली ट्री को देखिए। ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। दोस्तों, इस बार इस वीडियो में मैंने थोड़ा चेंज किया है। बोर्ड की बजाय कुछ चीजों को मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख रहा हूं ताकि आपको भी समझने में दिक्कत ना हो सकता है यहाँ राइटिंग का इशू हो या लाइट की इशू हो, इसलिए मैं डायरेक्ट स्क्रीन पर लिख रहा हूं। तो टेंस के फैमिली ट्री को देखिए। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट हर इन तीनों टेंस का 4-4 पार्ट है। प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट का हो गया प्रेजेंट सिंपल, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता था पहले। मॉडर्न इंग्लिश में इसे प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसके बाद आता है। अब प्रेजेंट सिंपल जो सबसे मेन टेंस माना जाता है, इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। आपके स्क्रीन पर इसका डेफिनेशन आता जाएगा। is used to speak about any action which happens generally or repeatedly. It means we are not thinking only about now. मैं आपके सामने फिर रिपीट करता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी एक्शन which happens generally or repeatedly. मतलब जो एक्शन बार बार होता है। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल सुनने में ऐसा साउंड करता है कि जैसे सिर्फ नाउ की बात हुई, बट ऐसा नहीं है। प्रेजेंट सिंपल का जब आप यूज करेंगे उसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन जो बार बार हो रहा है। इट मीन्स वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ। अब ये समझिए ये कहां कहां यूज किया जाता है। तो इसका सबसे पहला यूसेज क्या है? इट डील्स विद परमानेंट एक्शन, मतलब जो काम परमानेंटली तौर पर होता हो। सेकेंड, इट डील्स विद हैबिचुअल फैक्ट, मतलब जो भी काम हैबिट के तौर पर करते हैं, जैसे मॉर्निंग रिचुअल्स का काम, ये आप डेली करते हैं, ये आपका हैबिट है, हैबिचुअल वर्क है। ये प्रेजेंट सिंपल में इसका जब भी इंग्लिश लिखेंगे आप प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। कोई कंफ्यूजन, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड। थर्ड यूजेज देखिए, इट डील्स विद यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह के जो ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाएंगे। फोर्थ यूज देखिए, इट डील्स विद साइंटिफिक लॉ।
इसके एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। इट डील्स विथ प्रोवर्ब और कोटेशन ऑल्सो, मतलब जब किसी प्रोवर्ब को लिखेंगे, कोटेशन को लिखेंगे, तब भी वो प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों अब इन सारे पॉइंट से जुड़े एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट ये जान लीजिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, क्योंकि इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं। इसके बाद के टेंस में आपको फिर से वन लाइनर फॉर्मेट में ही मैं बताऊंगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी देख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले देखिए, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी और कि इस टेंस में कहीं कहीं वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। तो इसका रूल ये है कि आई, बी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, जबकि ही, शी, इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। दोस्तों इंग्लिश में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को थ्री पर्सन और सिंगुलर प्लूरल में बांटा गया है। इसका चार्ट देखिए। पर्सन में तीन पर्सन आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई, बी को प्लूरल में रखा गया है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू को यूज करते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और या किसी का नाम वो सिंगुलर हुआ, जबकि दे प्लूरल हुआ। तो अब प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल को देखिए। पहला सेंटेंस, आई गेट अप एट 8 AM एवरी मॉर्निंग, ये वही सेंटेंस है जो मैंने कहा था कि ये हैबिचुअल फैक्ट में आएगा। दूसरी, अजय ड्राइव्स मारुति कार। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही टेक्स टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट, आई यूजुअली गो आउटसाइड एट वीकेंड्स। ये सब मैच कर रहा है, प्रेजेंट परमानेंट एक्शन कह सकते हैं या हैबिचुअल फैक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिज हेल्थ इज गुड, अ काउ हैज 4 feet, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये वही सेंटेंस है जो मैंने आपको कहा यूनिवर्सल ट्रूथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ में आया। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड इट्स अपोजिट रिएक्शन। दोस्तों ये एक साइंटिफिक लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, कुछ लोगों ने आप लोगों में से पढ़ा होगा। ये भी प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है। अब इन एग्जाम्पल को थोड़ी देर पहले बताए गए डेफिनेशन से आप खुद रिलेट कीजिए। इसमें खासकर कुछ में तो इज का यूज किया गया है, कुछ में हैज का। सोचिए जरा, अगर पुराने तरीके जो मैंने भी बचपन में पढ़े थे कि किसी सेंटेंस के आखिर में कोई लेटर रहे तो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाता है, उस तरीके से क्या हम ऐसे सेंटेंसेस को समझ पाते? जैसे हिज हेल्थ इज गुड को देखिए, अ काउ हैज 4 feet। तो दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस तो प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर से भी मेल नहीं खाते, इसलिए मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसी में और आगे देखते हैं कि परमानेंट एक्शन, हैबिचुअल फैक्ट, साइंटिफिक लॉ के अलावा हिस्ट्री की बातों को भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। टीवी, रेडियो, कमेंट्री को भी प्रेजेंट सिंपल में कर सकते हैं, यानी जो दिखने और सुनने में आपको पास्ट टेंस लगते हैं उन सेंटेंस को भी कभी कभी प्रेजेंट टेंस में लिखा और बोला जाता है। जैसे ही लिव्स फॉर मुंबई यस्टरडे। इतना ही नहीं, फ्यूचर की लाइनों को भी कभी कभी प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इफ यू कम आई विल हेल्प यू। इस कंडीशनल सेंटेंस में विल कम की जगह कम का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब जल्दी से प्रेजेंट सिंपल के दूसरे टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, जैसे निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे अफर्मेटिव में जिस रूल के तहत वर्ब में एस और ईएस लगाया जाता है, उसी तरह यहां भी डू या डज को यूज किया जाता है। जैसे आई, वी, यू, दे ऐसे सब्जेक्ट के साथ डू को यूज करेंगे, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट के साथ या किसी नेम के साथ डज को यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल भी देख लीजिए जो आपके स्क्रीन पर है। जैसे वी डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, डू यू ईट मैंगो, डज ही प्ले फुटबॉल। दोस्तों आई होप कि आप लोग प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से समझ गए होंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह टेंस को समझिए। देखिए बहुत छोटी छोटी बस एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इंग्लिश में जरूर है लेकिन समझना और दिमाग में बिठाना बहुत आसान है। आई एम रिपीटिंग इट कि आपको बस समझना है, याद नहीं करना है। अगर इस तरीके से आपने टेंस को सीखा और समझा तो मेरा दावा है कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि अभी मैं जब आपको बता रहा हूं तो थोड़ी मुश्किल लग रही हो, क्योंकि आपने ज्यादातर जगहों पर टेंस को हिंदी के लेटर से पहचानने वाले तरीके देखे होंगे। हम में से ज्यादातर लोगों ने उसी तरीके से पढ़ाई की शुरुआत की इंग्लिश की, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ ये तरीका सीखिए तो आपको बहुत फायदा होगा।
एक दिन हो सकता है आप मुझे थैंक यू भी कह सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है आसान रास्ता कभी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। तो चलिए इसी रास्ते पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखते हैं। अब आगे किसी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड समवन मस्ट बी प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द एक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के डेफिनेशन को फिर से गौर कीजिए। is used for action which is happening at the time of speaking। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आइडेंटिफाई करने या इंग्लिश में इसे कब यूज करना है ये समझना बहुत ही आसान है। आप इस छोटे डेफिनेशन की भी छोटी सी लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बस इतना काफी है। मतलब जिस वक्त काम या कोई एक्शन हो रहा है उसी वक्त सेंटेंस को बोला जा रहा है, इसी वजह से प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यानी इसमें स्पीकिंग के वक्त जो एक्शन या काम है वो कंटिन्यू रहता है, प्रोग्रेस में होता है। यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग या सेंटेंस बोलने के वक्त काम फिनिश नहीं हुआ है। दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझने का इससे आसान तरीका नहीं है जो मैंने आपको बताया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें इज एम आर आता है, प्लस V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इज एम आर को कैसे कहां यूज करेंगे इसे भी जान लीजिए। फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज का यूज किया जाएगा। और वर्ब का फॉर्म सब में इसमें सब में V4 ही यूज किया जाएगा ING लगाकर। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिए। He is enjoying the party. She is doing her office work. I am reading a newspaper. We are playing cricket. बट दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल में पास्ट के कुछ एक्शन लिखे जाते हैं, उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में आप फ्यूचर की बातों को लिख सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां लिखे हैं। He is going to invite his family members. I am going to write an email. इस तरह के सेंटेंस में क्लियर है कि काम अभी नहीं हुआ है, काम होने वाला है। जैसे पहले सेंटेंस का मतलब है ही विल इनवाइट हिज फैमिली मेंबर्स। अब कुछ और दूसरे टाइप के सेंटेंस को देखिए। ही इज ऑन हिज कार, इसका मतलब क्या हुआ? ही इज ड्राइविंग हिज कार। अब कुछ ऐसे वर्ब्स को देखिए जिनका आमतौर पर प्रेजेंट सिंपल में यूज नहीं होता है। जैसे बिलीव, बिलोंग, हियर, understand, remember, realize, require, smell, see, notice, taste, please, prefer, like, love, want, hate, know, suppose, need। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे वर्ब हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। जनरली यू कैन से जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनका कॉन्टिन्यूअस बनता है, यानी उनका V4 यूज किया जाता है। एंड दीज आर नॉट एक्शन वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आई एम हंग्री, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, ये सही फॉर्म है। लेकिन अगर आप लिखते हैं आई एम वॉन्टिंग समथिंग टू ईट, ये रॉन्ग होगा। अगर आप लिखते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन, ये गलत है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इसी तरीके से ऐसे जो अभी आपके सामने मैंने लिस्ट लिखा उससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल देखिए जो गलत सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे आई एम बिलीविंग इट, द बुक इज बिलोंगिंग टू मी, नहीं, द बुक बिलोंग्स टू मी। इसका सही फॉर्म ये होगा। आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ये भी गलत है। फॉरगेट का भी V4 यूज नहीं कर सकते आमतौर पर। ही इज नोइंग यू, नो का भी V4 यूज नहीं होता है। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर। निगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दोस्तों अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस के तीसरे फैमिली मेंबर्स की। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन व्हिच हैज फिनिश्ड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, present perfect tense is used to show an action which has finished just before time of speaking।
दोस्तों ये बहुत ही जरूरी वन लाइनर डेफिनेशन है जिसको आप बिल्कुल समझ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के डेफिनेशन बताए जाते हैं, कैसे पहचानेंगे, बट इस वन लाइन से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। ऐसे सोचिए, कोई भी काम, कोई भी एक्शन अभी आपने फिनिश किया, या इसे इस तरीके से समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट किसी भी काम को खत्म करने के बारे में अभी आप बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, लेकिन एक्शन जो है आपके बोलने से जस्ट पहले खत्म हुआ है। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, इट मीन्स कि आपने बोलने से जस्ट पहले अपना लंच फिनिश किया है। तो ऐसे एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब में इसमें हैज या हैव लगता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब। यहाँ भी आई वी यू दे के साथ हैव को यूज करेंगे, ही शी इट जो थर्ड पर्सन है उनके साथ हैज को यूज करेंगे। इसमें कोई भी पर्सन का सब्जेक्ट रहे, सबके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। दोस्तों वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं इस पर टेंस खत्म होने के बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही हैज रिच्ड द एयरपोर्ट, आई हैव लॉस्ट की ऑफ माई कार, I have forgotten it. The police have arrested 2 accused. They have gone to market. John has bought a new car. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3। दोस्तों नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Present perfect continuous tense is used to show an action which started in the past but still happening at the time of speaking, or to show how long an action is continuing. It means past में कोई action start हुआ but जब present में आप sentence को बोल रहे हैं तब भी वो continue है। और वो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये भी बताता है कि कोई वर्क, कोई एक्शन कितने टाइम से चल रहा है, कंटिन्यू है। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी तरह इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ एग्जांपल देख लीजिए। He has been working here for 5 years. I have been sitting here for 2 hours. We have been living in this city for 3 years. It has been raining for 2 hours. I have not been going there for 2 years. Has she been cooking since 10 p.m.? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। Now you can understand the usage and difference between for and since. अब समझिए कि फोर और सिंस को यूज कैसे करेंगे। इसमें बहुत लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है बार बार। अब समझिए आप फोर कहाँ यूज करेंगे। वी यूज इट व्हेन वी टॉक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी खास पीरियड को जब हम बताएंगे तब फॉर का यूज करेंगे। पीरियड वो कुछ भी हो सकता है, 2 वीक हो सकते हैं, 4 वीक हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, 5 साल हो सकता है, ये एक पीरियड है। जैसे एग्जाम्पल, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह सिंस को समझिए, वी यूज इट व्हेन वी टॉक स्टार्ट ऑफ ए पीरियड। बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूज मत होइए। जैसे फोर में आपने देखा कि पीरियड ऑफ टाइम को हम डिनोट करते हैं, उसके पहले फोर लगाते हैं, बट सिंस कहां लगेगा, जहां उसी पीरियड ऑफ टाइम का कोई स्पेसिफिक हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताया। जैसे वी हैव बीन वेटिंग सिंस 8 o'clock। अब अगर आपने बताया कि फॉर में कहा क्या होगा, 2 आवर्स, बट 2 आवर्स वो 8 to 10 हो सकता होगा, बट आपने 2 आवर्स यूज किया सेंटेंस में, तो 2 आवर्स जब यूज करेंगे तो फॉर लगेगा। बट वो 8 to 10 का जो पीरियड है उसमें हमने बता दिया स्पेसिफिक कि 8 o'clock से हम वेट कर रहे हैं। इसी को ज्यादा स्पेसिफिक में पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है, मतलब हमने पीरियड को पॉइंट आउट किया। अब देखिए फोर को कहां कहां यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं। 2 आवर्स, अ वीक, 20 मिनट्स, 6 months, 5 years, 10 days, अ लॉन्ग टाइम। इसके पहले भी फॉर लगाएंगे। सिंस के लिए देखिए 8 o'clock, 2022 को ईयर्स बता दिया। मंडे जैसे मैंने स्पेसिफिक किसी वीक का डे बता दिया, किसी फेस्टिवल का स्पेसिफिक बता दिया, दिवाली। कोई डेट स्पेसिफिक बताया 10th में, कोई मंथ स्पेसिफिक किसी मंथ का नाम बताया, अप्रैल या मई। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हाउ लॉन्ग के साथ भी जो सेंटेंस बनते हैं उसके एग्जांपल देखिए। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन मैरिड,
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, मतलब आप कब से वेट कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, आप कितने टाइम से ड्राइव कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हुई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात, लेकिन आपको पता है कि फॉर और सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी सेंटेंस बनते हैं। ऐसे एक दो सेंटेंस मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 years, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन राज। इसमें गौर कीजिए, वर्ब का फोर्थ नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। ऐसे कुछ और सेंटेंस आप खुद से बनाएं और प्रैक्टिस करें, उसे नोटबुक पर लिखें। ये बात मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कही है। ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर दिया है। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने टेंस को डिटेल में नए और आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। जो कोई भी इस तरीके से टेंस को सीखता है और सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करता है, उनका कॉन्सेप्ट पक्का क्लियर होने वाला है। फिर किसी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप एक लैंग्वेज की तरह सीख पाएंगे। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ करेंगे अगली क्लास। तब तक आप लोग पढ़ाई के साथ साथ एक और काम करें कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कर दें, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग सीख रहे हैं। और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो का। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं वीडियो नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और कुछ नया सीखते रहें।